अशरा बड़े कम क्वेश्चंस होते हैं, बड़े कम सवालात होते हैं जो ना $1 मिलियन होते हैं, $1 मिलियन क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं ना सवाल। उसमें से एक सवाल ये भी है, क्या PTI गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत के इख्तलाफात कभी ख़त्म होंगे या नहीं? बिल्कुल ऐसी है, बड़ा ही अहम और बड़ा ही एक देखा जाए तो पेचीदा भी क्वेश्चन है कि इसमें इख्तलाफात पता नहीं ख़त्म होते हैं कि नहीं होते हैं। खैर दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो इल्ज़ामात का जो है वो सिलसिला वो रुकता ही नहीं है, वो हमेशा जारी रहता है। अब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को देख लें, उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खोल दिया। हाँ जी, वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबा सिंध के अलावा मुल्क भर में सेहत कार्ड जो हैं वो फराहम किए जा रहे हैं और हुकूमत सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत कार्ड की फराहमी से मुताल्लिक पेशकश को मुस्तरद कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं वो शराकत दारी करती हैं, तब वहाँ पर सेहत कार्ड जो है वो मिलता है। लेकिन इमरान इस्माइल ने कहा कि हुकूमत सिंध से गुजारिश की है कि सिंध के बासियों, उनके शहरियों का ख्याल रखें, बगैर किसी सियासत के इस मामले को देखें। अगर सेहत कार्ड नहीं पहुँचा सके तो सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब ने, गवर्नर साहब ने सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है और कहा है कि सिंध में शोबा ज़राअत और तालीम में बदउनवानी और करप्शन के बायस लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी, और इस ज़मीन में मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात में सारी सूरत हाल रखी भी जाएगी। अब ये जो बातें हुई हैं, सेहत कार्ड के हवाले से बातें हो रही हैं और सूबा देख रहा होता है, सूबे के अवाम वाकई तौर पर देख रहे होते हैं कि अगर किसी और सूबे के अंदर इस तरह की सहूलत मुयस्सर हो और हमारे सूबे में ना हो तो फिर क्वेश्चंस उठते हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि सिंध हुकूमत क्या है और ये जो बयानात सामने आए हैं इस पर अपना मौक़िफ़ क्या रखते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये गवर्नर सिंध जो कह रहे हैं, सेहत कार्ड की बात कर ली जाए, क्या सिंध के हवाले से किसी सेहत कार्ड का प्लान सिंध हुकूमत के प्लान का हिस्सा नहीं है, उनकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग जो आपके व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल आपकी बात गवर्नर साहब ने जो कही है वो अपनी जगह पर, हम उसको गवर्नर साहब को इस बात का जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन सेहत के हवाले से जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, रही हैं और आज भी हैं और इंशाल्लाह वो रहेंगी। हम पूरी तरीके से जो हमारा पहले शिफ्ट था टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स का, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं। जो हमारी स्पेशलाइज्ड फील्ड है उसमें हमने काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट किया है। और बाकी अगर गवर्नर साहब को सिर्फ इस बात का ही जवाब आप दे दें कि जितनी भी बाकी सूबों के लोग हैं वो आज भी हमारे हस्पतालों में आके अपना इलाज करवाते हैं, वो कैंसर का हो, वो लिवर्स का हो, वो किडनी के हो या उससे रिलेटेड और बहुत सारी बीमारियां हों, इवन साइकेट्री की बीमारियां, वो तक भी यहाँ पे लोग आके KP, बलूचिस्तान, पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इवन अफगानिस्तान से भी। तो एक तो ये बात बड़ी हद तक इस बात से निगेशन हो जाती है कि सिंध गवर्नमेंट ने कितना काम किया है और कितना लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। ये एक बुनियादी बात है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि जो आपने सेहत कार्ड के हवाले से बात की, हमें उस पर हम अपने तौर पर उसका मैं खुद उस मीटिंग का हिस्सा रहा हूँ जो हमारी मैडम मिनिस्टर के साहिबा के साथ भी हैं और हमारे वज़ीर आला साहब के साथ भी हुई है। और हम उसमें जो हमारे एप्रीहेंशन है वो हमने उनको, चूँकि अभी ये बातें दो बिटवीन दी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो आई डोंट वांट टू डिबेट ऑन दैट, लेकिन हमने जो उनके साथ बातें रखी हैं वो हमारा जेन्युइन कंसर्न्स हैं। हमने जो कंसर्न्स उनके साथ शेयर किए हैं कि हम सेहत कार्ड में जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से नहीं, जिस तरह से हमें अपने लोगों के लिए सहूलत देनी है, अपने जो है वसाइल को देखते हुए एक, और दूसरा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम जो है यूटिलाइज करें। ये प्लीज वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, ये जो चाहने का इख्तलाफ है ये कहिए थोड़ा सा क्लियर कर दें। नहीं देखो, अभी मैं बिल्कुल आपकी सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। जब तक कि हाँ, वजह कि हमने वो 2-3 चीज़ें जो है वो वज़ीर आला साहब ने भी जो है वो उनके साथ शेयर की हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर के उसके बाद जो हमारी डिटेल एक नहीं, ये 3-4 मीटिंग हुई है और 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग्स हुई हैं। तो हमने उनके साथ अपने एप्रीहेंशन शेयर किए हैं और हम चाहते हैं, फिर हमारी अभी लीडरशिप के साथ भी इस पे जो है वो बहस होना है कि हम इसको किस तरह से जो है वो इसको आगे लेके चलें। लेकिन ये बात अश्योर करते हैं
कि हम जो है वो इसी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इतने सारे इलाज की जितनी सहूलतें हैं वो मुफ्त दे रही है। फिर दूसरा जो हमारा कंसर्न हमेशा रहा है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हम नहीं चाहते कि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हम जो है वो सुबह हम इस हेल्थ कार्ड के थ्रू जो प्राइवेट सेक्टर है वो कल को आके जो उन अस्पतालों में फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी का बड़ा चैलेंज बन जाएगा। फिर मुस्तकिल जो है वो आपके पास सिर्फ उसकी जो आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन ना हो, सिर्फ आप हर वक्त जो इंतजार में रहें कि प्राइवेट सेक्टर फिर कल और मैं आपको आके खड़े हो जाएंगे कि जी फलां अस्पताल में फलां डॉक्टर ने जो है वो मरीज के साथ ये कर दिया, अब मरीजों के साथ ये हाल हो गया उसके। अच्छा, फिर जो आपको पता है कि बहुत बड़े हमारे पास बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी बड़े इश्यूज आते हैं। कासिम सुमरो साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन अगर वो आप सेहत कार्ड नहीं भी देते हैं फिर भी किसी प्राइवेट अस्पताल में कुछ भी हो जाता है, हुकूमत फिर भी जिम्मेदार है, हुकूमत ने तो फिर भी चेक रखना है। ये लॉजिक जरा इसको एलैबोरेट कर दें प्लीज। हाँ, नहीं, अग्रीड विद दैट कि हम अभी भी उस पर चेक रखते हैं, हमारा हेल्थ केयर कमीशन उस पर जाके चेक करता है, हमारे इंस्पेक्टर्स जाके चेक करते हैं, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन जब इस वक्त तो आपके पास जो आपका अपना हेल्थ केयर निज़ाम है, जब हम उसको बेटर इम्प्रूव कर रहे हैं, हम उसमें बेहतरी ला रहे हैं। अब हम मिसाल ले लें, मैं आपको अंडर सर्व्ड एरिया के लिए इस वक्त हम एक बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर से लॉन्च कर रहे हैं कि जिसमें हम प्राइमरी हेल्थ केयर को इतना फोकस कर रहे हैं कि जिसमें आप 1000 डेज प्लस प्रोग्राम है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वो आपकी जो मदर जो है उसकी प्रेगनेंसी, एंटीनेंटल केयर पूरी, पोस्ट एंटल केयर पूरी, इम्यूनाइजेशन, फिर आपकी जो है वो फैमिली प्लानिंग, फिर आपकी उसी में से आपकी जो है वो हम उसको कैश में ट्रांसफर भी करेंगे, फिर हम उसकी इसी हमारे स्कूल की जो है ना वो उसी के साथ उसको स्कूल में एनरोल भी कराएं। सो दिस इज काइंड ऑफ एन इंसेंटिव दैट वी आर एक्चुअली। अब फिर उसमें रेफरल निजाम, फिर आपकी एम्बुलेंस सर्विसेज, ये एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, मल्टी सेक्टोरियल भी है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप इंसेंटिव दे रहे हैं, मल्टी इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें आपके सरकारी अस्पतालों की, तो क्या उनका इंतजाम जो निज़ाम है वो इतना बेहतर है कि आप लोग सेहत कार्ड को रिजेक्ट करें? आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो बेहतर सेहत की सहूलियात हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा सा नेगेट करता हूँ कि हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम अपने टर्म्स पे सेहत कार्ड को लेके आना चाहते हैं, जो हमने उनके साथ शेयर किए, हमने डिस्कस किया और इंशाल्लाह हम उसी पे बात करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जी आप उधर से आके हमारे ऊपर कोई लॉन्च कर दें। हम जो हमारी मैंडेट है हम उस मैंडेट के अंदर हम कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ चीजों को हम सिस्टम में लाना चाहते हैं, तो हम उस पर बैठ के बात करेंगे उनके साथ, लेकिन नॉट एट देयर कॉस्ट। हम कहते हैं कि ये हमने जो हमारा सिस्टम हमने बनाया। अब आपका जो मैडम का दूसरा सवाल था कि जी आपकी हमारी हेल्थ की फैसिलिटीज कैसी हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सेकेंडरी और टर्शरी केयर बहुत बेहतर हो गया है। इस कोविड के दिनों में हमने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी हॉस्पिटलाइजेशन में अब बहुत बेहतरी है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स बेटर हो गया है। हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है अभी जो हमारा, चूँकि हम प्रीवियसली हमने जो प्रिवेंटिव साइड है या प्राइमरी हेल्थ केयर है उस पर हमारा बजट ज़्यादा एलोकेट हुआ था, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं हुआ है। अब हमने ज्यादा फोकस उस पे किया था, हम प्रिवेंटिव साइड पे ज्यादा जाएं ताकि हम क्यूरेटिव साइड पे हमारे लेसर एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन ये साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये सूबाई टॉपिक है और ये फैसला भी आप लोगों को ही करना है कि हमें अपने अवाम की बेहतरी के लिए क्या फैसले लेने हैं। ये फैसले लेने का हक भी आपको ही है, लेकिन आप इसके ऊपर क्योंकि सोच रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा मीटिंग्स भी हुई हैं, कितना टाइम लग जाएगा आवाम को सेहत कार्ड मिलते मिलते? देखें, अब मैं इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द हम ये आपके प्रोग्राम के थ्रू हम बताएंगे। लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इस वक्त भी दवाएं आपकी हम मुफ्त कर रहे हैं, आपके इलाज सहूलत की जितनी सहूलतें हैं वो भी ऑलरेडी हम मुफ्त कर रहे हैं ना। मतलब सेहत कार्ड में क्या होगा कि आप जाएंगे, आपकी जो है वो कुछ एक लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपकी वहाँ पर फ्री होंगी, लेकिन हम तो अभी इस वक्त भी सबसे एक्सपेंसिव तरीन इलाज हैं वो भी फ्री कर रहे हैं, और जो नॉर्मल आपकी ओपीडी है वो भी फ्री कर रहे हैं। जो हमारी BHU लेवल तक जो प्राइमरी हेल्थ केयर उसमें भी ये सेकेंडरी में भी और टर्शरी केयर। एक जानिब अब आप देखें प्लीज, एक जानिब आप सेहत कार्ड की अफादियत को जो है वो रिजेक्ट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर सोच रहे हैं।
देखिए, मैंने अर्ज किया कि हम अपने टर्म्स की बात कर रहे हैं ना सर, जो हमारे टर्म्स हैं वो वी विल डेफिनेटली, आपकी जब वो बातें आएंगी तो हम आपको पूरी लिस्ट बताएंगे कि हमने बिल्कुल ठीक है। अभी प्लानिंग का मरहला चल रहा है। कासिम सबरूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ जो है ना हेल्थ के ऊपर जल्दी हो जाता कि जो अवाम है वो सहूलियत। बिल्कुल ठीक है। सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने है। वो कह रहे हैं कि ये क्योंकि हमें अपने अवाम के बारे में फैसला करना है तो हम एक बेहतर फैसला करेंगे। हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जो भी फैसला होगा वो अवाम के हक में बेहतर। बिल्कुल ऐसे ही है, आवाम के हक में बेहतरी तो हर कोई चाहता है और हम लोग भी ये चाहते हैं। खैर हमजा, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हुकूमत गिराने के दावे करने वाली जो अपोजिशन है वो आपस में ही हम देख रहे हैं कि लड़ती दिखाई दे रही है। उनको अपनी आपस की जो फुर्सत, वो जो लड़ाई है ना, उनसे फुर्सत नहीं मिल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर से अपने जो तनकीदी तीरों का रुख है वो मुस्लिम लीग नून की जाने मोड़ लिया। ये कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही, आपस में लड़ी जा रहे हैं। यही समझने के लिए तो हम बात भी करेंगे इसके ऊपर। और आज़ाद कश्मीर के इलाके पुंछ में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नून लीग की क़यादत पर लफ्ज़ी गोलाबारी करते हुए बिलावल साहब ने कहा है कि आर पार करने वाले पाँव पकड़ने की सियासत तक आ गए हैं। और ये बात उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब का जो एक बयान था, एक तकरीर थी, उसके अंदर उन्होंने ये बात की थी, उस हवाले से कहा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ आज भी अदम एतमाद लाएँ तो साथ देंगे, लेकिन आइंदा हलवे या निहारी खाने के लिए सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो PDM की मीटिंग्स हो रही होती थी, शाइये हो रहे होते थे, ज़ोहराने हो रहे होते थे, उस हवाले से बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है, ज़रा अपने व्यूअर्स को वो सुना देते हैं। वो तो कहते थे कि आर और पार, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आज़म बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे, हम जिद्दोजहद करेंगे, हम आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे, हम अपने अवाम के हकूक पे सौदा नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला, आप नहीं भगाना चाहते हो तो घर बैठ जाओ, हम बुज़दार को भी भगाएंगे, हम इमरान को भी भगाएंगे, हम पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ सियासी इत्तेहादो इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। जी, बिलावल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। साथ उन्होंने बजट वाले दिन की भी बात की। उन्होंने कहा मैंने इधर उधर देखा तो फिर से हमारे जो दोस्त थे वो गायब थे। हम उम्मीद करते हैं शहबाज शरीफ उनको पकड़ेंगे जो मुआशी फैसले के वक्त गायब थे। शहबाज शरीफ साहब खुद भी खैर वहाँ पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने जो वजह थी वो भी नून लीग ने बताई थी, एहसन इकबाल साहब ने और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने हमें बताई थी। बिल्कुल ऐसे इस हवाले से और इस सूरत हाल के ऊपर हम, क्योंकि सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार जो हैं वो बेहतर इसके बारे में बता सकते हैं, तो हमसे बात करते हैं। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग मज़हर अब्बास साहब। ये क्या मामला है, आर या पार की सियासत वाले पाँव पकड़ने पर आ गए? अब बिलावल भुट्टो जो है वो तो खुलकर तनकीद कर रहे हैं नून लीग पर। आप क्या समझते हैं, आज़ाद कश्मीर जो इंतखाबी कैंपेन है उसके लिए सिर्फ बयानबाजी है या फिर पीपल्स पार्टी ने अपना बयान ही तब्दील कर लिया है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है सियासी बयानिया तब्दील हुआ है, क्योंकि अगर सिर्फ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल होती तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में है तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी अलग इलेक्शन लड़ रही है, PTI अलग लड़ रही है और जो है PMLN अलग लड़ रही है, वो तो समझ में आती है। लेकिन उन्होंने आज़ाद कश्मीर की क़यादत पे तो बिल्कुल कोई बात नहीं की जी। बात उन्होंने मरकज़ी लीडरशिप पे की है। अब आर और पार इस पे दोनों राय हो सकती हैं। मुस्लिम लीग नून वालों से बात करें तो वो कहते हैं कि जी आर और पार से पहले NRO की भी बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो पाँव तो वहाँ भी पकड़े गए थे और NRO हासिल किया गया था। तो ये इल्ज़ाम तराशी की जो सियासत है, एक तो होता है आप तनकीद करें जी, ये तनकीद से थोड़ा ज़्यादा है। ये ज़ातियात पे हमले के मुतरादिफ है, और जब आप ज़ातियात पर हमलों पर आ जाएं तो फिर वो बयानिए में तब्दीली होती है। फिर पीपल्स पार्टी का जो बयानिया इस वक्त बन रहा है वो यही बन रहा है कि पंजाब में उनको इन रोड्स कैसे मिले जी। अब जाहिर है वहाँ जो सबसे बड़ी जमात है पंजाब की वो PMLN है, उसके बाद PTI का नंबर है। पीपल्स पार्टी जो है वहाँ उसकी सूरत हाल ये है कि वहाँ उसके लोगों की ज़मानतें तक जब्त हो जाती हैं। ये तो पीपल्स पार्टी इस पोजीशन, तो पीपल्स पार्टी अपने लिए नए इत्तेहादी तलाश कर रही है पंजाब में।
जो कि PMLQ की शक्ल में चौधरी परवेज़ इलाही से जब हाल ही में जरदारी साहब की मुलाकात हुई तो वो इसी हवाले से थी और उसमें उन्होंने PMLN के साथ अपने ताल्लुकात की बात की। ज़ाहिर है चौधरीज़ का भी एक ज़माने में PMLN से बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता रहा है, तो उन्होंने बीच की राह और इस चीज़ को भी देखने की बात हुई कि जी आगे चल के किस तरह साथ चलते हैं। जहांगीर तरीन फैक्टर भी डिस्कस हुआ। तो मेरा ख्याल है जो जरदारी साहब जो देख रहे हैं वो चौधरीज़ की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह कल जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है PMLQ के, इससे पहले अगर आपको याद हो कि इमरान खान और चौधरीज़ के दरमियान बहुत शदीद इख्तिलाफ़ात थे, यानी तकरीबन साल भर से गुफ्तगू नहीं हुई थी दोनों के दरमियान। लेकिन उसके बाद इमरान खान को महसूस हुआ कि उन चौधरीज़ की उनको ज़रूरत है उसकी, और इसलिए अब वो जो ताल्लुक़ है वो इस हद तक आ गया कि जो कल की मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुनिस इलाही भी थे जिनकी शक्ल इमरान खान देखना पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल। ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, नए सब बंदियां हो रही हैं और ये सब कुछ आइंदा इलेक्शन को सामने रख के किया जा रहा है। ठीक है मज़हर साहब, ये भी आपने ठीक कह दिया कि आइंदा इलेक्शन को मद्देनज़र रखकर अब चीज़ें की जा रही हैं, यानी कि ये तो टॉपिक अब नहीं रहा कि हमने हुकूमत को घर भेजना है, अब अगले इलेक्शन की तैयारी ही की जा रही है तमाम पार्टीज़ की जानिब से। और पीपल्स पार्टी का सफ़र खासा कठिन नहीं होगा पंजाब के अंदर कि हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तनकीद नून लीग पर कर रहे होंगे, तो पंजाब में जगह कैसे बनेगी? यही इसी तरह की गलती पीपल्स पार्टी ने 2013 में की। पीपल्स पार्टी ये समझी थी कि शायद जो PTI वोट काटेगी वो मुस्लिम लीग नून का वोट काटेगी जी। लेकिन हुआ बिल्कुल मुख्तलिफ। PTI ने जो वोट काटा वो पीपल्स पार्टी का वोट काटा और इस हद तक काटा, और उसकी एक वजह थी क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जब ताल्लुकात बेहतर हुए थे जी, तो पीपल्स पार्टी का पंजाब का जो वर्कर है वो नून लीग की मुखालफत करते करते बड़ा हुआ है जी। बिल्कुल। तो जब उनके लिए बहुत मुश्किल था इस चीज़ को डाइजेस्ट करना कि मुस्लिम लीग नून के साथ आने की पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे इमरान खान में ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आई क्योंकि इमरान खान जिस तरह टारगेट करते थे शरीफ्स को, तो वो उसके दिल से करीब तर होता था। इसलिए उसने वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नज़रियाती पॉलिटिक्स तो वैसे ही ख़त्म हो गई है 70s के बाद से, तो उसने उस चीज़ की इसलिए उसने थर्ड ऑप्शन की तरफ गया, उसने इमरान को वोट दिया और पीपल्स पार्टी वहाँ से बिल्कुल तकरीबन फारिग हो गई जी। अब पीपल्स पार्टी वही चीज़ कर रही है कि अब वो PMLN को टारगेट करिए, तो PTI का अगर कारकुन नाराज भी होगा तो वो पीपल्स पार्टी में अब वापस नहीं जाएगा। ये कोशिश पीपल्स पार्टी की ज़रूर है कि उनको विन ओवर करें अनटिल अनलेस, क्योंकि PMLN की तो गवर्नमेंट नहीं है पंजाब में, पंजाब में तो PTI की गवर्नमेंट है। तो जब वो PMLN को अटैक करेंगे तो उससे उसके वर्कर का मसला हल नहीं होता। PTI के साथ पीपल्स पार्टी किस तरह टैकल करती है वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जो इस वक्त जरदारी साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि याद रखें कि पीपल्स पार्टी के कारकुन ने मंजूर भट्टो को भी कबूल नहीं किया था क्योंकि उनका एक खास पसमंदर था, और इसी तरीके से चौधरीज़ को भी पीपल्स पार्टी के वर्कर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई थी और जिस जज ने फांसी दी थी उस जज वो कलम जो है वो आज भी चौधरीज़ के पास मौजूद है, जो उन्होंने जस्टिस मुश्ताक ने उनको फांसी देने के बाद दिया था। वो चीज़ें आज भी जो है पीपल्स पार्टी के पंजाब के पुराने कारकुनों के दिल में बैठी हुई हैं। तो ये आसान खेल नहीं है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी के लिए चॉइस यही है, शायद अगले इलेक्शन में नहीं, लेकिन उनके पास चॉइस ये है कि वहाँ वो अपनी तंजीम शादी करें, एक नया बयानिया लेकर आएँ, उससे तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। बाकी तो ये इलेक्शन सीट एडजस्टमेंट अलग चीज़ है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में आपस में हम देखते हैं तनकीद कर रहे हैं, बयानबाजी की सियासत इस वक्त चल रही है, इसका जो फ़ायदा है आप नहीं समझते वक्ती तौर पर तहरीक इंसाफ़ी हुकूमत को हो रहा है? जी वक्ती तौर पे क्या, कुल्ली तौर पे हो रहा है। और इसकी वजह एक बड़ी सिंपल सी है कि अगर मेरे दो हरीफ आपस में लड़ रहे हों तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल।
और उनका वर्कर कंफ्यूज होगा, एक जनरल जो वर्कर वो वोटर है वो कंफ्यूज होगा, तो वो फिर अटैच रहेगा पीटीआई के साथ ही। पीटीआई से उसको शिकायतें भी हैं, पीटीआई के अंदर तंजीमी तौर पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। आगे चल के जब टिकट्स दिए जाएंगे उसमें मजीद ग्रुपिंग सामने आएगी। अभी इमरान खान ने जहांगीर तरीन के साथ जो लोग गए उनके बारे में फैसला करना है कि उनको दोबारा टिकट देंगे या नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे शायद पीटीआई को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर बात अपोजिशन की आए तो अपोजिशन से पीटीआई को नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। ठीक है मज़हर साहब, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए ये सवाल क्या इर्रेलेवेंट हो चुका है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करते हुए नज़र आ रही है या नहीं आ रही है? हुकूमत भी नज़र आ रही है और पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा कोई वज़ीर आज़म भी अपने 5 साल पूरे करेगा, वरना इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए। आखिरी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उन्होंने खुद ही जल्दी इलेक्शन करा दिए थे, जैसे इमरान खान भी करा सकते हैं। तो वो भी तकरीबन अपनी टेन्योर कंप्लीट कर गए थे, उन्होंने 1 साल पहले इलेक्शन करा दिए, 76 में कॉल कर दिए। तो उन्होंने भी तकरीबन अपना टेन्योर पूरा ही किया क्योंकि उन्होंने खुद फैसला किया था। तो यही लगता है कि इमरान खान भी अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे। ये हो सकता है कुछ 5-6 महीने पहले इलेक्शन करा दें, डिपेंड करता है, वरना वो कोशिश उनकी यही होगी कि वो आखिरी दिन तक जो है उनकी हुकूमत जो है वो कायम रहे और उसके बाद जो अबूरी हुकूमत बनती है वो मरहला हो। तो मुझे लगता यही है कि इलेक्शन जो हैं वो 2023 में ही होने जा रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर 2023 में हो। ठीक है मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे और जो इस वक्त नोक झोंक हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी है, उससे वाकई फ़ायदा किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है और गवर्नमेंट को फ़ायदा होता ही है कि जब दो अपोजिशन पार्टीज़ जो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं वो आपस में ही एक दूसरे पर अच्छा ये एक टाइम में हलीफ होते हैं, जब ये हरीफ बनते हैं एक के अगेंस्ट, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर उसका फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट को ही होगा, क्योंकि अपोजिशन आपस में उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो लड़ाइयाँ वही ख़त्म नहीं हो रही, वो उनको आपस में हैंडल करते रहेंगे, वो गवर्नमेंट के जो है पीछे नहीं पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट जो अपना काम है वो सुकून से करती रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।